दोस्तों, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आया हूं। इनमें सॉल्यूशन के रिमेनिंग पार्ट्स यानी चौथा लेक्चर है। जैसा कि सॉल्यूशन में हम लोगों ने पीछे 3 वीडियो में पढ़ा है, ठीक उसी की बात ये चौथा वीडियो है जिसमें सॉल्युबिलिटी की चर्चा करते हैं, घोल की घुलनशीलता की चर्चा करते हैं। सॉल्युबिलिटी किसको कहेंगे, घुलनशीलता किसको कहेंगे, क्या है घुलनशीलता? दोस्तों, घुलनशीलता सोचने और समझने की चीजें हैं। किसी में किसी के घुलने यानी मिलने की, मिश्रित होने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे शादी विवाह में 2 परिवार एक दूसरे में घुलते हैं, मिलते हैं, तो कितनी मात्रा में मिलते हैं, कितना उनका उसमें विलय होता है और कितना घुलते हैं, जितना वह घुलेंगे उनका रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। दोस्तों, आज इसी प्रकार से कुछ इसी अंदाज में हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, विलयता किसको कहते हैं? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? ऐसा कहा जाता है जे नियत ताप एवं दाब पर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की नियत मात्रा घुली हुई होती है, उसको उसकी घुलनशीलता कहते। जैसे कहा जाए दिए मैक्सिमम amount of solute dissolving the definite amount of the solvent at constant temperature and pressure is called solubility। यानी नियत ताप एवं दाब पर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान को उसकी घुलनशीलता। दोस्तों, घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं। किसी घोल की घुलनशीलता 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, घुल तथा घोलक की प्रकृति। दूसरा कारक होता है टेम्परेचर, ताप, और तीसरा कारक होता है प्रेशर, दाब। सॉल्यूट के लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, 2 प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे आपके समाज में जो शादियां होती हैं उनका प्रचलन 2 तरीके से होता है। एक तो जिसको कहते हैं सोशल मैरिज, अरेंज मैरिज, और दूसरा होता है लव मैरिज। ठीक उसी प्रकार से दोनों रीति रिवाज ही हमारे समाज को सामने लाता है। घोल में भी वैसा ही घटनाएं होती हैं। जैसे इनका पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस का द्रव्य में विलयता। एक सिद्धांत है, एक थ्योरी आती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। समान गुण वाले को समान गुण वाला में मिश्रित किया जाता है। यदि दोनों की प्रकृति, दोनों की प्रवृत्ति एक समान होती है, जैसे सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट दोनों यदि एक नेचर के हैं तो दोनों की घुलनशीलता आसानी पूर्वक होती है, अन्यथा नहीं होती है। जैसा कि थ्योरी ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक में कहा गया है, यदि सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट का प्रकृति समान हो तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है, अन्यथा नहीं घुलता। यह निर्भर करता है उसके नेचर ऑफ बॉन्ड पर। सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट की प्रकृति उनके अणुओं की
बंधनों पर निर्भर करता है, अर्थात उनके अणुओं में उपस्थित जो रासायनिक बंधन होता है उसके द्वारा निर्धारित की जाती है कि उनकी प्रकृति क्या है। जैसे पोलर तथा आयनिक सॉल्यूट में पोलर तथा आयनिक बॉन्ड होते हैं, यानी दोनों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टियली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बने होते हैं। इसीलिए पोलर तथा आयनिक सॉल्यूट की प्रकृति नेचर लगभग समान होती है। जो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे, लेकिन नॉन पोलर सॉल्यूट सदैव नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। जैसे ऐसा देखा गया है, जो चीनी को किरोसिन ऑयल में घोला जाए तो वह नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति समान नहीं होती है। नमक को किरोसिन ऑयल में घोला जाए तो वह नहीं घुलता है, क्योंकि नमक NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो आयनिक सॉल्वेंट यानी पोलर सॉल्वेंट जैसे जल में ही घुलेंगे, ना कि वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किरोसिन ऑयल में घुलेंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है जो पोलर तथा आयनिक सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही घुलनशील होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट में ही घुलनशील। सॉलिड सॉल्यूट के लिक्विड सॉल्वेंट में घुलने की प्रकृति को डिसोल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्युबिलिटी के अंदर दो टर्म्स यूज करते हैं हम, एक है डिसोल्यूशन और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन किसको कहते हैं और क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं? तो सॉलिड सॉल्यूट के लिक्विड सॉल्वेंट में घुलने की प्रक्रिया को डिसोल्यूशन कहते हैं, तथा सॉल्यूशन में सॉल्यूट के रूप में अवक्षेपित या पृथक्करण होने की प्रक्रिया को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, अनदर वेज इन टर्म्स ऑफ फार्मूला हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूट जोड़ लिक्विड सॉल्वेंट। डायनामिक इक्विलिब्रियम के चिन्ह को दर्शाते हुए हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ऐसा भी कह सकते हैं या ऐसी घटना होती है जब भिन्न भिन्न ठोस सॉल्यूट के लिक्विड सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन की सीमा भिन्न भिन्न होती है, जिसे सॉल्युबिलिटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या सभी ठोस सभी सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्वेंट में घुल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी ठोस सॉल्यूट भिन्न भिन्न लिक्विड सॉल्वेंट में एक भिन्न भिन्न सीमा तक घुलते हैं, क्योंकि सबों की प्रकृति में नेचर ऑफ बॉन्ड में थोड़ा अंतर होता है, एक समान नहीं होते हैं। इसीलिए उनके घुलने की भी जो क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है, वो अलग अलग। अर्थात ऐसा कह सकते हैं, नियत ताप पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की महत्तम घुली हुई मात्रा को उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। दोस्तों, सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के आधार पर घोल 3 प्रकार के। हम लोगों ने पिछले कई वीडियोज में ये पढ़ चुके हैं, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और घोल का प्रकार कई प्रकार से पढ़े हैं। तो आज एक और बेसिस के आधार पर घोल के प्रकार पढ़े, जैसा कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर घोल के प्रकार। सॉल्युबिलिटी के आधार पर घोल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त घोल, वैसे घोल जिनकी घुलनशीलता महत्तम मान से कम होती है, अर्थात वैसे घोल जिनमें नियत ताप पर और अधिक सॉल्यूट के घुलने की प्रवृत्ति होती है।
यानी ताप नियत हो तो और अधिक सॉल्यूट घुल सकते हैं, ऐसे घोल को असंतृप्त घोल का, यानी ताप वृद्धि करने पर भी घुल सकते हैं और नियत ताप पर भी और सॉल्यूट उसमें घुल सकते हैं। इस तरह के यदि घोल होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त घोल, यानी सॉल्यूट संपूर्ण रूप से उसमें घुला नहीं है, यदि उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं तो वह उसमें घुलते जाएगा। यानी घुलनशीलता की जो महत्तम सीमा होती है, महत्तम मान होती है, उससे इनकी वैल्यू हमेशा कम होती है। दूसरा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त घोल, वैसे घोल जिनमें सॉल्यूट मिश्रित करने पर भी नहीं घुलता, अर्थात इनकी घुलनशीलता महत्तम मान के बराबर होती है। दैट इज नियत ताप पर अधिक सॉल्यूट के घुलने की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहें? या अदर बेस हम ऐसा कह सकते हैं जो वैसे घोल जिनकी घुलनशीलता यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने की प्रकृति उनके महत्तम मान के बराबर हो, यानी और अधिक नहीं घुल सकता। यदि ताप नियत हो तो वह और अधिक नहीं घुलेगा, यदि ताप को बढ़ाया जाए तो वह घुल सकता है। लेकिन जैसे हमने चीनी को पानी में मिलाया तो एक नियत समय के बाद चीनी को पानी में मिलने की क्षमता समाप्त हो जाती, शक्ति समाप्त हो जाती, और 1 लीटर पानी में जितनी चीनी घुलेगी वह उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा, सांद्रण कहलाएगा, और जिस सीमा तक घुलेगी वह उसका सॉल्युबिलिटी का। दोस्तों, तो जितनी सीमा तक घुली वह उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो जितना घुलना था, जितनी उसकी घुलने की क्षमता थी, उतना घुल सका, वह उसकी घुलनशीलता के रूप में व्यक्त किया गया, यानी वह महत्तम मान के बराबर हो गया। अगर ताप नियत है तो और अधिक आगे नहीं घुल सकता, लेकिन यदि ताप को बढ़ाया जाए तो वह घुल सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे घोल में सॉलिड सॉल्यूट तथा सॉल्यूशन फेज में डायनामिक इक्विलिब्रियम पाई जाती है, यानी जिससे सॉल्यूट सॉल्वेंट में आगे नहीं घुलता, जैसे सॉल्यूट ठोस के रूप में, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूट सॉल्यूशन के रूप में। जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना, तो चीनी को जब पानी में मिलाए तो जो शरबत बना वह सॉल्यूशन, लेकिन 100 ml में, 100 ग्राम में पानी में कितना चीनी घुल सकता है, वह उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। सॉल्यूशन में पुनः चीनी तो है ही, तो दोनों जब डायनामिक इक्विलिब्रियम में आएंगे घुलना रुक जाएगा। इस तरह के घोल को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूट। जितना हम उसमें चीनी डालेंगे उतना ही चीनी फिर अवक्षेपित हो जाएगा। इसी घोल को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे घोल में ताप वृद्धि से सॉल्यूट की डिसोल्यूशन बढ़ती है। तीसरा प्रकार होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त घोल, वैसे घोल जिनमें ताप वृद्धि से भी सॉल्यूट की घुलनशीलता नहीं बढ़ती, अर्थात किसी भी कंडीशन में उनकी घुलनशीलता उससे ज्यादा नहीं, यानी सॉल्युबिलिटी अपने चरम बिंदु पर, क्रिटिकल पॉइंट पर होती है, उसमें और अधिक घुलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। इस तरह के घोल को
हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब आगे हम लोगों को देखना है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। यानी ऐसा कह सकते हैं ये ठोस का द्रव घोलक में घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों यहां पर सॉल्यूट हमको ठोस के रूप में मिला और सॉल्वेंट लिक्विड, तो उनकी घुलनशीलता, उनकी सॉल्युबिलिटी किन किन बिंदुओं पर प्रभावित होती है, कैसे प्रभावित होती है, कैसे यानी कैसे घट बढ़ सकती है, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो आइए देखें, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रकृति। इससे जस्ट ही हम लोगों ने इसी वीडियो में देखा है कि सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट की प्रकृति समान होती है तो घुलनशीलता अधिक होती है। दोस्तों जहां तक कि सॉल्युबिलिटी का सवाल होता है तो अभी आपने देखा है लाइक डिसॉल्व लाइक, समान गुण वाले समान गुण वाले को मिश्रित करते हैं यानी मिलाते हैं। इसको यूं कहा जाए जो सजातीय मिश्रण। देखते हैं एक जात के लोग दूसरे जात में आसानी से नहीं मिलते हैं, परंतु एक जात के लोग एक जात में आसानी से मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से घोल में भी यही प्रक्रिया होती है। यदि सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों की जाति समान हो तो आसानी पूर्वक मिलते हैं, और यदि नहीं होती है तो आसानी पूर्वक नहीं मिलते। जैसा देखा गया है कि हम यदि एक कौम के लोग हैं तो दूसरे कौम के लोगों से हमारी बहुत बिंदुओं पर भिन्नता होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से, रिलीजियस दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों में अंतर होता है। रहन सहन, खान पान, वातावरण, जिसके कारण हम एक दूसरे में मिल नहीं पाते। जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये समुदाय के लोगों को यदि आपस में मिश्रित करना हो तो कुछ बिंदुओं पर इनकी एकता नहीं बनती है, क्योंकि तीनों कौमों में उनके गुणों में काफी अंतर होता है। रहन सहन, खान पियन, हैबिट एंड कस्टम आर डिफर इन डिफरेंट कॉम्स, जिस कारणों से उसमें वे नहीं मिश्रित हो पाते। ठीक उसी प्रकार से पदार्थों में भी ऐसी गुण होती है। जैसा कि अभी हमने देखा यह नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट की प्रकृति समान होने पर डिसॉल्यूशन सुगमता पूर्वक, अर्थात दोनों के नेचर ऑफ बॉन्ड समान होते, यानी दोनों पदार्थ सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के रासायनिक बंधन की प्रवृत्ति समान होती है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की है, जब पोलर या आयनिक सॉल्वेंट, पोलर या आयनिक सॉल्वेंट आयनिक सॉल्यूट को ही अपने में मिश्रित करते हैं, घुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये आपके सामने दूसरा सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से ठोस सॉल्यूट के लिक्विड सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन उसके सॉल्यूशन ऑफ इंथैल्पी या सॉल्यूशन इंथैल्पी पर निर्भर करता है, यानी घोल की ऊष्मा पर।
और घोल की ऊष्मा लैटिस एंथैल्पी तथा सॉल्वेशन एंथैल्पी पर निर्भर करता है। जैसा कि देखा गया है या यहां अंकित है, सॉलिड सॉल्यूट के लिक्विड सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन उसके सॉल्यूशन एंथैल्पी यानी डेल्टा सॉल्यूशन H पर निर्भर करते हैं, जो लैटिस एंथैल्पी अर्थात डेल्टा लैटिस H तथा सॉल्वेशन एंथैल्पी डेल्टा सॉल्वेशन H पर निर्भर करती है। ऐसा कह सकते हैं we know that delta solution H is equal to delta lattice H into delta जो delta solution H ये कट कर देना थोड़ा सा, ठीक है। we know that delta solution H is equal to delta lattice H plus delta solution H अर्थात enthalpy of solution is equal to enthalpy of lattice जो enthalpy of solution। ऐसा भी कह सकते हैं यदि ठोस सॉल्यूट के लिए नियत सॉल्वेंट में डेल्टा सॉल्यूशन H ग्रेटर एंड इक्वल ऑफ लैटिस ऑफ एंथैल्पी या मार्जिनली कम हो तो द्रव सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। अर्थात नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन इज ग्रेटर एंड इक्वल देन इंथैल्पी ऑफ लैटिस, यानी इस दोनों के बीच का मार्जिनल कम भी हो तो सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में आसानी से घुलते हैं। दूसरा, यदि डेल्टा सॉल्वेशन H ग्रेटर देन डेल्टा लैटिस H हो तो सॉल्यूट द्रव सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं हो, यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन इज लेस देन इंथैल्पी ऑफ लैटिस होने पर सॉल्यूट द्रव सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। फॉर वाटर, यदि सॉल्वेंट पानी हो तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है, तब ठोस सॉल्यूट की जल में घुलनशीलता आसानी से होती है, यानी दोनों का मान बराबर। अर्थात ऐसा कह सकते हैं ठोस सॉल्यूट के डिसोल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का महत्वपूर्ण रोल होता है। जब ठोस सॉल्यूट तथा द्रव सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित रहते हैं तो सॉल्यूट आसानी से घुलता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इत्यादि लेकर आपके समक्ष आएंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है आप इस चैनल को देखें और संपूर्ण वीडियो को सरसरी निगाह से, सरसरी ध्यान से देखें ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो सके और मुझे भी
प्रोत्साहित करें। यदि आप इसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्रमोद केमिस्ट्री क्लासेस को, तो आपके सामने नए नए वीडियो लेकर मैं अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगा और करते रहूंगा। यही आपसे उम्मीद है।